भारतीय इतिहास के लेखन की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, आज मेरा विषय यही है। वेदों का एक नाम श्रुति भी है। तो श्रुति से ही स्मृति बनती है, इसलिए वेदों को स्मृति भी कहा गया है। और जितने भी पुराण हैं, उपनिषदें हैं, वो स्मृत रहा करती थी। जब भोजपत्र और काष्ठ और ताम्रपत्र विकसित हुए तो उस समय उनका अंकन किया गया। जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, अपना उपनिवेश कायम किया, तो भारत के इतिहास के लेखन की परंपरा की आवश्यकता पड़ी। और यह आवश्यकता विशेषकर 1820 के बाद प्रकाश में आई। और जितने भी यूरोपीय यात्री या यूरोपीय जो विचारक थे, जब उनकी उपस्थिति हुई और जिनके भीतर ज्ञान की प्रकृति थी, जो वहाँ की यूरोपीय परिवेश में शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप था, उसके अंतर्गत उनके भीतर संस्कार पड़े। जब पहली बार मैकाले के दिमाग में भारत के इतिहास के परिवर्तन की बात उसकी समझ में आई, क्योंकि अनंत काल के लिए भारतीयों के मन में गुलामी का भाव पैदा किया जा सके। हम अपने पिछले वीडियो में इसका संकेत दे चुके हैं। यह लेखन की परंपरा की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल से जोर पकड़ती है। और कालक्रम का निर्धारण करने का काम मैक्स मूलर करता है, जो जर्मन नागरिक था। और जर्मन के विद्वान बहुत थे। ये जो कंपनी गवर्नमेंट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, उस सरकार में व्यवसाय और उपनिवेश के संचालन का जो बोध था, उससे वह अपने लोगों पर ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। इसलिए जो अन्य यूरोपीय देशों के प्रबुद्ध थे, जिनमें लेखन की परंपरा थी, उनका ज्ञान था, जो शोध कर सकते थे, उनको यह जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उस जिम्मेदारी के लिए यह उनको निर्देशित किया गया कि यूरोपीय देशों की जो संस्कृति है, उसका इतिहास है, उसके आकलन
के आधार पर भारत के भी इतिहास का आकलन होना चाहिए, किया जाना चाहिए। पहला आकलन आर्यों के आक्रमण का, जो 1500 ईसा पूर्व, 1500 से 2000 ईसा पूर्व, यानी लगभग 4500 वर्ष। हमारी परंपरा में 10वां अवतार बौद्ध अवतार है, और उसके पूर्व जो कृष्ण अवतार है, महाभारत का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में विनाश और सर्वनाश हुआ था, जन का भी, संपदा का भी, समाज का भी, और नारियां विधवा हुई थी। समाज में पीड़ा का बोध था। उस कालखंड में जब हिंसा की प्रबलता थी तो 10वां अवतार बौद्ध अवतार हुआ, और बौद्ध अवतार में अहिंसा का प्रसारण हुआ। अंग्रेज इतिहासकारों ने प्रमाण की बात कही, और प्रमाण लाख वर्षों की परंपरा में अंकित स्वरूप में जो अक्षरित हो, वह कालक्रम के अनुसार उसे संरक्षित किया जाना संभव नहीं हो सकता। लेकिन श्रुति और अपनी स्मृति के माध्यम से लाखों वर्ष पुरानी बातें समाज की धारा में चलती रहती हैं और उसमें जीवंतता बनी रहती है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, तीसरी पीढ़ी को, और पीढ़ियों में उसका स्थानांतरण होता रहता है। इसी नाते जितने शास्त्र हैं, जो वेद हैं, पुराण हैं, हमारे भारतीय वाङ्मय में, सांस्कृतिक वाङ्मय में सदैव विद्यमान रहे। जब अंग्रेज लेखकों और विचारकों ने यह सिद्ध करना चाहा कि यूरोप की जो संस्कृति है वह अधिक विकसित रही है, वे यूनान के सिकंदर का उदाहरण देते हैं। उनके भीतर कल्पनशीलता और रचना का प्रवाह रहा। इस नाते यूनान की और मिस्र की सभ्यता को वो श्रेष्ठता के प्रदर्शन में थे, और भारत की सभ्यता को जितना अधिक नवीन बनाया जा सके उसका प्रयास उन्होंने बहुत किया। और बाकी जो चिन्ह थे, जो श्रुति थी, स्मृति थी, उसका उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और ये सिद्ध किया। गुलामी की बात मैं कहता हूँ इस आजाद भारत में तो ईसा पूर्व माना जाता है, यानी आज 2025 है तो 2000 वर्ष पहले या 1500 वर्ष पहले तो 4045 वर्ष। लेकिन जब हम गत कली की बात करते हैं, गौतम बुद्ध
कलयुग में नहीं पैदा हुए थे। कलयुग का जो काल है परंपरा अनुसार गत कली वो 5115 वर्ष का है। बुद्ध का अवतार समाज के भीतर वेदना, हिंसात्मक प्रवृत्ति का विकास और उसका प्रचलन, उसको शमित करने के लिए हुआ था। इसलिए बुद्ध को 500 ईसा पूर्व कल्पित करना या 1000 ईसा पूर्व कल्पित करना भारतीय इतिहास के शोषण की प्रकृति माना जाएगा। जब हम अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रकरण की बात करते हैं, उनके कालक्रम की बात करते हैं, तो जो अंग्रेज इतिहासकार थे वो इतिहास क्रमिक नहीं था। खंड खंड में जो उनका अधीत था, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के क्रम में अपनी कल्पना के विस्तार में भारत के इतिहास को, भारत की परंपरा को प्रदूषित करने का कार्य था, क्योंकि वे यह दिखाना चाहते थे कि दक्षिणावर्त, उत्तरावर्त, आर्यों का आगमन, सिकंदर का आक्रमण, ये वेनसांग, फाहियान के ग्रंथ कहीं सुलभ नहीं है। जब उपन्यासकार उपन्यास की रचना करता है तो उसके लिए कथानक की आवश्यकता होती है। कथानक वो आधार बिंदु होता है जिसमें रंग भरे जाते हैं। कथानक की संकल्पना भी समाज को देखकर अपनी कल्पना शक्ति के सहारे कथाओं की भी कल्पना की जाती है। समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो पात्र होते हैं, उनका जो कृत्य होता है उसको विस्तार देना, उसको प्रवाह में लाना और साहित्य की दृष्टि से विशेष रूप से आकर्षक बनाया जाना, यह यूरोपीय साहित्यिक परंपरा में रहा है। कार्ल मार्क्स की जो चिंतन धारा थी वह पीड़ित समाज के संबंध में थी और उसने जो दर्शन दिया वो दर्शन को आधार मानकर जब लेनिन ने रूस में राज्य क्रांति कराई और उसके बाद स्टालिन के हाथ में सत्ता आई, लेकिन वह जो सत्ता का स्वरूप था वह मार्क्स के चिंतन का नहीं था। जो चिंतक होता है वो चिंतन करता है, व्यवस्था की दिशा देता है और उसका कार्य रूप जो देता है वह उसका अनुपालन करने वाला होता है। इसी प्रकार से वो चिंतक समाज के विकास के लिए क्रियाशील होता है। तो ये परंपरा भारत के इतिहास में भी विद्यमान रही, क्योंकि वे स्वयं मनगढ़ंत कथाएं, कहानियां वो व्यक्त करते थे। वेनसांग की यात्रा, फाहियान की यात्रा, मेगस्थनीज की यात्रा, और कहीं ये मूल ग्रंथ नहीं है,
जो ग्रंथ हैं वो अंग्रेजी में ही लिखे गए हैं, अंग्रेजी में ही उनका रूप है। सिकंदर ने आक्रमण किया तो यूनान की कहानी में प्रचलित था, जैसे हमारे यहाँ राजाओं के संबंध में, राजा भगीरथ की याद गंगा लाने के संबंध में, सागर के पुत्रों का अश्वमेध यज्ञ के संबंध में जो कथाएं थीं वो जनश्रुति में विद्यमान रही और आज भी विद्यमान है। उसको इतिहास के अंतर्गत आलोकित करना उनकी मंशा नहीं थी। इस प्रकार कुछ ने भारतीय जनजीवन की प्रशंसा के चित्र भी उकेरे और कुछ ने भारतीय जनजीवन के अंधानुकरण और अंधविश्वास का प्रभाव भी डाला। इस प्रकार खंड खंड में 1841 के बाद भारतीय इतिहास के स्वरूप प्रकाश में आने लगे और क्रमिक रूप 1896 के बाद दिया गया। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि पाठशाला जय नारायण घोषाल के अभिलेखों में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर के जो आदेश निर्गत होते थे और उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो यूरोपीय होता था, वह ज्ञानवान होता था और मिशनरी भावना का होता था। इस नाते वह केंद्र के रूप में था। बंगाल में ग्रामर स्कूल डी कोरी ने खोला था और बंगाल से ही इतिहास लेखन का प्रारंभ होने लगा। वास्तव में जो क्रमिक इतिहास जो कक्षाओं में पढ़ाया जाता है उसका प्रारंभ 1909 ईस्वी में हुआ। पाठशाला जय नारायण घोषाल जय नारायण स्कूल के अतीत के अभिलेखों में यह विद्यमान रहा है, इसकी विद्यमानता रही है। इसको स्वयं हमने देखा है अभिलेखों में। और 1909 ईस्वी में जब एक क्रमिक पाठ्यक्रम जो सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आर्यों का आगमन, सिकंदर का आक्रमण, इस स्वरूप में कक्षाओं में शिक्षण के लिए जो पाठ्यक्रम लागू किया गया तो स्कूल के पाठ्यक्रम में 1909 ईस्वी में उसको लगाया गया, जिसका विरोध उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने किया था। 1889 में पैदा हुए थे। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने उसका विरोध किया था। डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल ने यह विरोध किया था और डॉक्टर राजबली पांडे ने भी इसका विरोध किया था, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के
इतिहास विभाग के अध्यक्ष थे। बहुतेरे इतिहासकारों ने जो भारतीय परिवेश के थे, उन्होंने कालक्रम के निर्धारण का उन्होंने विरोध किया था। जब मैंने कलयुग का प्रारंभ 5115 या 20 वर्ष का होता है, तो बौद्ध अवतार की संकल्पना निरर्थक हो जाती है। और आजाद भारत में ईसा पूर्व विक्रमी संवत को स्थान नहीं दिया गया। जो अन्य संवतें थीं उनको स्थान नहीं दिया गया, स्थान दिया गया ईसवी को और ईसा पूर्व को। इसी में शिक्षा का जो इतिहास है, भारत का इतिहास है, वह ईसवी और ईसा पूर्व में स्थापित किया गया और वह आज भी उसी धारा में बह रहा है। कल एक कार्यक्रम को मैं देख रहा था कि जो ओबीसी है, जो अनुसूचित है, वे हिंदू नहीं हैं और वे मूल निवासी हैं। यह ज्ञान जब किसी संगठन द्वारा, राजनीतिक संगठन द्वारा दिया जा रहा है कि अब 91% का बहुजन हो गया है और 3.5% लोग बचे हुए हैं, जो हमारे मनोमस्तिष्क को विकृत करते। यह काम तो अंग्रेजों की गुलामी के काल में अंग्रेजी जो इतिहासकार थे उनके द्वारा रोपित किया गया, उसकी विष बेल आज भी दिखाई पड़ रही है, उसकी गूंज दिखाई पड़ रही है। हमको तो याद है जब मैं 1964 में प्राध्यापक हुआ, हमारे विद्यालय में जो अध्यापक थे, जो मुझे पढ़ाते थे, छात्र के आवेदन पत्र में एक यह भी खाना था कि धर्म क्या है। तो जो अध्यापक थे, छात्रों और अध्यापकों के लिए यह बाध्यता थी। तो हमारे गुरु शिवनाथ ग्वाल, पंडित राम बालक शास्त्री, पंडित विंध्याचल उपाध्याय, सूर्यदेव मिश्र और रघुनाथ सिंह जी, ये लोग धर्म के स्थान पर सनातन लिखा करते थे, हिंदू नहीं लिखते थे। हिंदुस्तान के निवासी होने के कारण हिंदू माना गया, बंगाल में निवास करने के कारण और बांग्ला भाषा बोलने के कारण बंगाली माना, पंजाब में निवास करने के कारण पंजाबी माना जाता है, अब पंजाबी बोलने के कारण। तो हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान, हिंदुस्तान के नाम पर ही
जो निवास करने वाले हैं वो हिंदू हैं। भारत में निवास करने वाले भारतीय। यह जो विषवृक्ष अंग्रेजों की गुलामी काल में इतिहास के पाठ्यक्रमों में लाया गया और 1909 ईस्वी के बाद ये 2025 तक हम उसका अध्ययन करते रहे तो हमारे मनोमस्तिष्क में वही इतिहास अपने रूप में आया। आर्यों ने द्रविड़ों को भगाया, द्रविड़ों के साथ विवाद, और असंतुलन की स्थिति, संस्कार परिवर्तन, स्मृति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया और हिंदू मुसलमान में भी खाइयाँ बढ़ाई गई। मनुष्य का स्वभाव है भूख और प्यास, भूख और प्यास। भूख अन्न से मिटती है, फल से मिटती है, प्यास जल से मिटता, और पद की भूख, सत्ता की भूख रक्तपात से मिलती है। जहाँ पर मर्यादित परंपरा रहती है वहाँ लोग पद को समर्पित करते हैं, सत्ता को समर्पित करते हैं। तो सत्ता के लोभ और लालच में रक्तपात होते गए और यही इतिहास में दिखाया गया। न केवल अपने काल में अंग्रेजों के और वर्तमान काल में और मुस्लिम काल के जो भी इतिहास हैं उन इतिहासों में भी छेड़छाड़ की गई और उसका पदरूपित स्वरूप हमारे भीतर लाया गया। यह दृष्टिबोध की बात है, यह कल्पना शक्ति के विस्तार की बात है, यह लेखन की प्रकृति है। जो यूरोपीय इतिहासकार थे जिनको कंपनी सरकार और ब्रिटिश सरकार इन दोनों ने पारिश्रमिक देकर रचना का विस्तार कराया, उससे हमारा मूल स्वरूप विखंडित हो गया। आज जो तमिलनाडु में जो चल रहा है, जो सत्ता है, वह देश को बांटने की सोच में है, उत्तर और दक्षिण को विभाजित करने की सोच में है, क्योंकि वह पंथ के रूप में जो संचालक है वह मसीही पंथ से आता है और वह उसके विस्तार की कामना करता है। और भारतवर्ष में तो पूरे पूर्वोत्तर भारत को मिशनरियों के हवाले कर दिया गया। यह कार्य आजाद भारत में आजादी के प्रारंभ से ही लगातार होता रहा। अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में यह प्रकृति
विकास पाती गई। और जो आज के राजनीतिक दल हैं वह वही कहानी लिखते हैं जिस कहानी को अंग्रेज इतिहासकारों ने रचित करके और पाठ्यक्रमों में डाल करके हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव, हमारे वास्तविक जो मूल्य सामाजिक रहे हैं, जो जीवन का प्रवाह रहा है, जीवन की धारा रही है, जो वैदिक परिवेश रहा है, पौराणिक आस्था रही है और उपनिषदों का जो ज्ञान रहा है, जो रामायण और भागवत का दिशा निर्देश रहा है, शस्त्रों का जो संचार रहा है, उसको भ्रमित करने, उसको विकृत करने का कार्य किया गया। मैं कालक्रम की बात कह रहा था। अशोक का जो कालक्रम है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो कालक्रम है, महर्षि चाणक्य का जो कालक्रम है, वह गत कलि संवत के प्रारंभ का है, जिसके समय निर्धारण के संबंध में यूरोपीय इतिहासकारों ने जो आलोक दिया, वह आलोक अंधकारमय बनाने का भाव था, बोध था। और उसको अपनाने लगे वे लोग जो विदेशों में, ब्रिटेन में अध्ययन करने के लिए जाते थे, उनके संस्कार बदल गए और उसी इतिहास को उन्होंने अंगीकार किया जिस इतिहास को भारत में पाठ्यक्रम के रूप में 1909 ईस्वी में लागू किया गया था। और आज भी जितने जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, उनके भीतर इसी प्रकार का भाव संस्कार बना हुआ है। वो भूल जाते हैं कि समाजवाद के निर्धारक और आलोक में जीवंत रहने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो रामायण मेला लगवाया, उनके ज्ञान विस्तार की धारा में वे नहीं रहना चाहते। वह समाज में उद्वेलन, उत्पीड़न का संग्रह दिखा करके और जनमानस में दंगे कराना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मन स्थिति न मार्क्स की दृष्टि से संगत खाती है, न तो वह राम मनोहर लोहिया जी की धारा में रहती है। लालू यादव, मुलायम सिंह, ये दोनों लोहिया के समर्थक थे। नीतीश कुमार जी भी समर्थक रहे हैं। तो जितने भी समाजवादी सोच वाले हैं, वो जातियों में दंगा, पंथों में दंगा कराते हैं। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी तो समाजवादी थे और कम्युनिस्ट विचारधारा के थे।
क्योंकि माओवादी के साथ संगति और उससे प्रभावित होकर अपने देश के भूभाग को इसीलिए उन्होंने दान कर दिया। भारत माता का विभाजन किया था। जिस इतिहास को यूरोपीय चिंतक हैं उन्होंने विद्रूपित करने का कार्य किया, उसमें मैक्स मूलर ने तो स्वयं स्वीकार कर लिया कि हमने जो कालक्रम का निर्धारण किया है उसको पुनर्विचार में होने की आवश्यकता का अनुभव करता हूँ। ये 1882 का भाषण है, व्हाट कैन भारत टीच अस, उसमें वह व्यक्त करता है और अंत में यह भी कहता है कि अगर हमारा जन्म हो अगला तो भारत में हो, इसीलिए उसको मोक्ष मूलर भी कहा गया है। कहा जाता है यूरोप के देशों के अनेक लोग भारत में शांति की खोज में आए हैं और आज भी आते रहते हैं। कुंभ से प्रभावित होकर विश्व के देशों के लोग भी कुंभ में स्नान करने के निमित्त और उसका दर्शन करने के निमित्त, अध्ययन के निमित्त उनका आगमन हुआ है। इतिहास को जितना अंग्रेजों ने विकृत नहीं किया उसका लाख गुना इस आजाद भारत में किया। आज भी जो यह कहता है अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी की बात सोचता है, वो वर्ग भेद पैदा करता है। और वर्ग भेद पैदा करने की ये जो प्रवृत्ति है, केवल सत्ता के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए और देश की संपदा को लूटने के लिए, उसका आहरण करने के लिए विभेद पैदा करना। जिस प्रकार से रूस में 1789 में राजक्रांति हुई थी तो लोग रोटी लेकर के राजभवन में प्रदर्शन कर रहे थे और विद्रोह चरम सीमा पर था। उसी की दृष्टि में मार्क्स ने यह सोचा था कि जब समाज में स्वयं चेतना पैदा होगी, समाजवादी धारा विकसित होगी मतों के माध्यम से, तो समाजवाद और मानवता की दिशा मिलेगी। लेकिन वह यह शंका करता है कि जो समाजवादी इस धारा में होंगे उनके भीतर लूटने और दमन करने की या बिकने की प्रवृत्ति विकसित होगी। इसलिए समाजवाद या सोशलिज्म जो है से सामाजिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए वह दूसरा विकल्प देता है कम्यून का। जब पूरे समाज में, पूरे देश में कारखाने बंद किए जाएंगे,
श्रमिकों का आंदोलन होगा और जो सत्ता का केंद्र है उसका घेराव होगा, घेरा जाएगा और जो सत्तासीन है उसको भागने, छोड़ने या मरने के लिए विवश किया जाएगा। तो उसके बाद जो रिवॉल्यूशन होगा, जो क्रांति होगी, उस क्रांति के अंतर्गत कम्यून के हाथ में सत्ता केंद्रित होगी और इस प्रकार कम्युनिज्म होगा और उसका पालन करने वाले कम्युनिस्ट माने जाएंगे। भारत में भी जब रूस में राज्य क्रांति हुई तो बहुतेरे साहित्यकारों में ये कामरेडता का, कम्युनिज्म का ज्ञान पैदा हो गया। उपन्यास की रचना करने लगे, कविता करने लगे, कहानियाँ लिखने लगे, समाज को आंदोलित करने की दिशा देने लगे। मेरा कहने का विषय यह है कि भारत का इतिहास जो रचित है वह इतिहास काल्पनिक है और वह विद्वेषित है और जो पढ़ाया जा रहा है, आज भी जो पढ़ाया जा रहा है, यद्यपि कुछ संशोधन हुए हैं। भारत में केवल मुस्लिम शासक नहीं थे, भारत में राजे भी थे और उनका ताप भी था, उनका बलिदान भी था, उनके भीतर त्याग भी था। लेकिन इतिहास के पाठ्यक्रमों में न उत्तर के न दक्षिण के उन राजवंशों का उल्लेख नहीं है। उल्लेख उसी का है जिसके कारण दंगे कराए जा सके, जातीय हिंसा भड़काई जा सके, जाति के स्वरूप में एक दूसरे को विवाद में डाला जा सके। तो भारतीय इतिहास में परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसकी दृष्टि भारतीय सनातन परिवेश की है और यह वैदिक धारा से प्रवाहित है। हमारे बच्चों के मन में जो विकृत संस्कार पैदा किए गए हैं वो गुलामी काल के से अधिक इस कथित आज़ादी काल के बच्चों में मानसिकता है। न्यायाधीश में वही प्रकृति है, जो कार्मिक हैं उनके भीतर यही प्राकृत बोध है। साथ ही जो शासन का संचालन करते हैं उनमें भी इसी प्रकार का इतिहास बोध है, जो जातीय विद्वेष, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का कारक है। इस समय प्रथम अपराधी कांग्रेस है और उसी की अनुकृति में जितने भी समाजवादी हैं और साम्यवादी हैं, जो सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, वे उसी धारा में हमेशा प्रवाहित रहे और वास्तव में भारत का जो मूल स्वरूप है उसको बच्चों के मन में
इस प्रकार उड़ेल दिया गया है कि वह वही बोलते हैं जो उन्होंने संस्थाओं में पढ़ा है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां क्रम पाती हैं। इस प्रकार ज्ञान की धारा का विकास होता है, ज्ञान की धारा बहती है। लेकिन 1947 से ही गंदा नाला बहने लगा तो गंगा की शुद्धता कैसे होगी, यमुना की शुद्धता कैसे होगी। और हमारे भीतर जो कलुषित विचार हैं और राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति अगर निष्ठा नहीं होगी, उपकार का भाव नहीं होगा, दूसरों के कल्याण की सोच नहीं होगी, अपने हित की कामना होगी, अपनी भूख और अपने प्यास की ज्यादा चिंता होगी, अपने साधन का ज्यादा मोह होगा और उसको जुटाने का जो प्रयास होगा, वैभव को दर्शाना होगा, महलों का निर्माण करना होगा। एक घर नहीं, सैकड़ों घर बना लिए जाएंगे। यूरोप में भी बन जाएंगे, अबू धाबी में भी बन जाएंगे, दुबई में भी बन जाएंगे और वहां आश्रय मिल जाएगा। भारत के इतिहास की परंपरा में परिवर्तन की आवश्यकता है, इतिहास लेखन की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वह इतिहास लेखन आज के काल से प्रारंभ नहीं होगा तो 100 वर्ष बाद विकृति और बढ़ जाएगी। जब हमारे भीतर आक्रोश होता है तो कोई शमित करता है, जब हमारी आंखों में आंसू आते हैं तो कोई सांत्वना देता है, जब हमारे भीतर आत्मबल का संचार नहीं रहता तो कोई जगाने वाला आता है। जामवंत जी ने हनुमान जी को जगा दिया था। जब हमारे भीतर निर्वेद का भाव अगर आएगा, संसार से दूर होने का भाव आएगा, तो संसार के प्रति अनुरक्ति की भावना देने वाला कहाँ मिलेगा। हमारे भीतर हिंसा, दूसरों की संपदा को हड़पना, दूसरों की जमीन को छीनना, दूसरे के सुख साधन का आहरण करना, ये हमारे कथित आजाद भारत की प्रवृत्ति का स्वरूप बन गया है। और जो राजनीतिक दल के लोग हैं जिन्होंने कभी भारत को नहीं समझा, भारत के इतिहास, भारत के अतीत को जिन्होंने अनुभव नहीं किया और यहाँ रह करके भी उनके भीतर वो अनुभव नहीं है, तो उनको भारतीय कहना या हिंदुस्तानी कहना तो अपराध माना जाएगा। यूरोप के निवासी भारत में शांति की कामना के लिए आते, मुक्त होने की कामना चाहते, और भारत में वहीं का खून, यूरोप का खून आकर के
शिव जी के संबंध में अपना उद्बोधन करे। जिसको यह भी ज्ञान नहीं है कि महापुरुष इंदिरा गांधी है, और बार बार उसको दोहराए, तो जिसके पास यह बोध नहीं है, जिसको मातामही, पितामही, पितामह, मातामह, पितामही, प्रपितामही, इसका बोध नहीं है, इसके संस्कार नहीं है, वह भारत का नेतृत्व कैसे कर सकता है? भारत को जोड़ने की बात कैसे कर सकता है? क्या जातियों की गणना करके बांटा जोड़ा जा सकता है? क्या जातीय विद्वेष पैदा करके, आंदोलन करके, हिंसक स्वरूप पैदा करके भारत को जोड़ा जाएगा? या सांप्रदायिक तनाव और दुर्भाव पैदा करके भारत को जोड़ा जाएगा? कल एक फेसबुक पर मैं देख रहा था कि काशी के में कोई पंडित भाषण कर रहे हैं। वह उस भाषण में पंडित राहुल शब्द है। अरे वो पंडित कहाँ का है? वो कहा उन्होंने कि हम तो गोरखपुर क्षेत्र के हैं। अरे वो कौन सा पंडित है? मैं तो उसी में भटकता रहा। ऐसे लालची प्रकृति के, लोभी मानसिकता के, जो जातीय विद्वेष, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने में प्रयत्नशील हैं, और जो चंद सिक्के की लालच में, पद लाभ की लालच में ऐसे वक्तव्य दिया करते हैं, वह करुणा के पात्र हैं। अंत में विराम देते हुए मैं कहूँगा कि भारत के इतिहास लेखन में भारत की परंपरा और भारत का जो कालक्रम है, वो कालक्रम काल्पनिक और सत्य पर आधारित नहीं है। इसका आधार बिंदु हमारे पंचांग है, ज्योतिष है, जो भगवान राम के भी राज्याभिषेक की तिथि को निकाल लेता है गणना के अनुसार, ज्योतिषी गणना के अनुसार। तो ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिष कालक्रम को आसानी से जानने में अभ्यस्त है, और उसी की अनुसृति में हमको सोचना होगा कि अगर भारत में संस्कार पैदा करना है, भारत के जो विद्वेष पूर्ण जो इतिहास लेखन है, उसको मिटाने की आवश्यकता है, और वास्तविक रूप में
यथार्थ रूप में भारतीय इतिहास का लेखन आवश्यक है। ये भारत के लिए, आर्यावर्त के लिए, भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए और भारत राष्ट्र के लिए